नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मोदी जी फ्रांस में है, G7 की मीटिंग आरंभ हो चुकी है। G7 की मीटिंग में भाई फ्रांस वालों ने बड़ी ज़बरदस्त, मैं कहूँगा कि एक हरकत की, और वो हरकत ये की कि मोदी और ट्रंप को पास पास बैठा दिया। लेकिन उसके पहले मोदी ट्रंप को इग्नोर कर चुके थे। जो फोटो शूट होता है आरंभ में सारे लीडर्स का, उसमें मोदी जो हैं G7 में, इंडिया G7 में नहीं है, लेकिन फिर भी मोदी जी फ्रंट रो में हैं। नॉर्मली G7 इत्यादि में या इस तरह के जो भी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनमें नियम ये होता है कि भाई ऑब्जर्वर स्टेट्स जो होती है, ये ऑब्जर्वर कंट्रीज जो होती हैं, वो पीछे के रो में खड़ी होती हैं, और जो मेन कंट्रीज होती हैं G7 की, वो आगे के रो में खड़ी होती हैं। इंडिया तो ऑब्जर्वर है, G7 में तो है नहीं है। G8 हुआ करता था, इसमें से रशिया के लोगों ने निकाल दिया। बाकी 6 यूरोपियन कंट्री, अमेरिका है, कनाडा है, यूरोपियन कंट्रीज है जिसमें 4, और 1 जापान है। ये है G7। 4 यूरोपियन कंट्रीज कौन सी है? यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो इंडिया जो है वो ऑब्जर्वर स्टेटस के साथ में है। फिर भी आपने देखा होगा कि जो फोटो शूट हुआ उसमें मोदी जी फ्रंट रो में थे, और बीच में मैक्रो थे एक तरफ, दूसरी तरफ ट्रंप थे, और ट्रंप की तरफ दोनों मोदी जी ने थोड़ा सा हल्का सा कनखियों से देखा, बाकी कोई खास वो नहीं किया। बाद में मिले तो एक हैंडशेक हो गया। नो गलबहियाँ, पहले की तरह गलबहियाँ नहीं हुई। क्यों? ट्रंप भी जानता है कि क्या हुआ है। आप देख रहे हैं कि ये तनातनी कब से चल रही है, आज से नहीं चल रही, बहुत समय से चल रही है, और वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ट्रंप ने भारत को झुकाने की कोशिश की, टैरिफ इत्यादि लगाए, लेकिन भारत नहीं झुका। उसके बाद भी ट्रंप ने बांग्लादेश का फ्रंट, ट्रंप से पहले ही खुल गया था वैसे तो बाइडेन के टाइम पे, लेकिन ट्रंप ने बांग्लादेश का जो फ्रंट था उसको और बढ़ाया, भारत को तंग करने का प्रयास किया। भारत ने कोई भी किसी भी तरह का कंसेशन नहीं दिया। CIA के कोई 14 ऑपरेटिव जो है वो बांग्लादेश में मारे गए। किसने मारे हम नहीं जानते, अननोन लोगों ने मारे। और वहाँ पर बहुत सारी एजेंसीज एक्टिव थी। भारत की रॉ भी एक्टिव थी, KGB भी एक्टिव थी, CIA भी एक्टिव थी, लेकिन मरे कौन? CIA वाले। उसके बाद भी आप देखें कि जब हर तरह से भारत को इन्होंने तंग कर लिया और भारत नहीं झुका, अल्टीमेटली ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ आना पड़ा, और यूरोप ने जब भारत के साथ में ट्रेड डील कर ली तो फिर अमेरिका को भी लगा कि भाई वो पीछे नहीं रह जाए, तो उन्होंने भी ट्रेड डील करने का प्रयास किया। भारत अरे आराम से चल रहा है। भारत ने साफ बता दिया कि भाई वी कैन वेट ट्रंप आउट, और सर्टनली वी कैन वेट टिल दी मिड टर्म्स। आप तरह तरह के जो नए नए शगुफे रोज़ लाते हैं, कभी H1B वीज़ा ले आते हैं, उसमें जो है आप भारतीयों के विरोध में जो भी काम हो सकता है वो सब करते हैं। आप जो है जीनोफोबिया आरंभ करा देते हैं, हर तरह से आप भारत को तंग करते हैं, लेकिन भारत कतई कॉग्निजेंस नहीं लेता। फिर आप रूबियो को भेजते हैं कि जाके देखो, साउंड करके आओ। और फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है क्वाड की, क्वाड चलेगा नहीं चलेगा, तब भारत पूरी तरह से बता देता है मार्को रूबियो को, भाई तुम्हारी नहीं चलने वाली। मैथ्यू वैन डाइक CIA ऑपरेटिव, वो अरेस्ट हुआ है, तो जासूसी के आरोप में, गलत काम करने के आरोप में, UAPA में हमारे यहाँ जो भी स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं उसमें मैथ्यू वैन डाइक आपका जो CIA एजेंट है उसका प्रोसिक्यूशन होगा। बड़ा प्रयास किया मार्को रूबियो ने। मार्को रूबियो के प्रोटोकॉल जो है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड कर दिया गया, ज़रा सा भी भाव एक्स्ट्रा नहीं दिया गया। यहाँ तक कि बताइए पाकिस्तान तक हैरत में आ गया कि भाई ये क्या हो रहा है। मार्को रूबियो को बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जहाँ वो प्राइवेट विजिट पे जा रहे हैं, और वहाँ पे तो बिल्कुल लो लेवल के जो ऑफिशियल्स हैं वो उनको रिसीव और सी ऑफ कर रहे हैं। यही प्रोटोकॉल बुक में लिखा हुआ है। अब जाते हैं साहब G7 में। G7 में अभी मोदी जी की और ट्रंप की मुलाकात होनी है। बीच में इन्होंने हम सेलर्स मार दिए, भारतीय सेलर्स जो है वो मार दिए, लेकिन ये लिया कि भाई ये तो फॉरेन फ्लैग शिप है, ये कोई इंडियन फ्लैग शिप थोड़ी है। इंडिया ने उसके बाद भी
चूँकि भारतीय इन्वॉल्व थे, जो 3 सेलर्स मारे गए तीनों भारतीय थे, तो 2-2 बार इनके जो डिप्टी चार्ज डी अफेयर्स है उसको बुलाया। जो चार्ज डी अफेयर्स है सर्जियो गोर कहीं बाहर घूम रहा है, उनको बुला के और 2 बार प्रोटेस्ट दर्ज कराया, डिमार्च दिया, लेकिन मार्को रूबियो ने बड़ा एरोगेंट रिप्लाई दिया। ठीक है, तो फिर भाई जो मुख्य कार्य होता है इन लोगों का, एक टिमोथी इनिशिएटिव है साहब, एक टिमोथी इनिशिएटिव है। उस टिमोथी इनिशिएटिव को पकड़ा गया। क्या कर रहे थे वो टिमोथी इनिशिएटिव वाले? जो है ये इवेंजेलिकल कन्वर्शन माफिया है। इस इवेंजेलिकल कन्वर्शन माफिया ने, क्योंकि FCRA आ गया, FCRA में बड़े स्ट्रिंजेंट रूल्स हैं। स्ट्रिंजेंट रूल्स के अलावा उसमें ये भी दिक्कत है कि आप जो अपने फंड्स हैं वो केवल पूरे भारत में अलग अलग अकाउंट्स में नहीं रिसीव कर सकते। FCRA के तहत फंड आपको केवल एक डेजिग्नेटेड अकाउंट में, जो कि आपको खोलना पड़ेगा 12 खंबा रोड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, दिल्ली में। तो ये टिमोथी इनिशिएटिव भी अगर उसको खोले, अगर उस अकाउंट से आप केवल उसको आप पर्सनल यूज़ में ले सकते हो, उसको बांट नहीं सकते इधर उधर, उसको आप इधर उधर दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को बांट नहीं सकते। बांटोगे तो तुरंत आपकी FCRA का जो आपका लाइसेंस है वो चला जाएगा। FCRA लाइसेंस चला जाएगा तो अगला स्टेप ये है कि यदि आपका FCRA लाइसेंस गया तो आपके FCRA के तहत जो भी एसेट्स जो बनाए हैं वो सरकार में निहित हो जाएंगे। ये भी पास नहीं हुआ, केरला इलेक्शन के चलते इन्होंने उसको डेफर कर दिया था। हालांकि मैंने ये कहा था कि केरला इलेक्शन में तो इसका विशेष उपयोग है भाई साहब, इसको तुरंत करो, तो फिर वो इसको रुकवाने के लिए आपसे नेगोशिएट करेंगे। आपने बिना मांगे उनके पहले जो है खाली नाराज़गी के लिए कर दिया तो फिर आपको इसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। टिमोथी इनिशिएटिव ने क्या किया कि देखा कि भाई ये काम तो चल नहीं रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि भैया फॉरेन डेबिट कार्ड्स इशू कर दिए अपने विशेष लोगों को, फॉरेन डेबिट कार्ड्स। और उस फॉरेन डेबिट कार्ड के ज़रिए 90 करोड़ से ऊपर का ट्रांजैक्शन हो गया, जिसमें 90 करोड़ में बहुत सारे जो आपके छत्तीसगढ़ और ये जो रेड कॉरिडोर इनका है वो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उड़ीसा वाला, वहाँ पर लंबे चौड़े ट्रांजैक्शन हो गए, पैसे निकाले गए डेबिट कार्ड से वहाँ भी। उसके अलावा जो और ड्यूबियस ऑर्गेनाइजेशन है जिनको डेबिट कार्ड इशू किए गए, वो सारे के सारे एक कन्वर्शन बिजनेस में मशगूल हैं। उनका काम जो है वो लोगों को लालच देके और झूठी सभाएं करके, चंगाई सभा जैसी होती है जिसमें ये लालच दिया जाता है कि आप अगर क्रिश्चियन बन जाओगे तो आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। उनको जो है फिर कुछ नौकरी दे दी जाती है, किसी चर्च में नौकरी दे दी जाती है, किसी चर्च रन स्कूल में, किसी चर्च रन हॉस्पिटल में उनको नौकरी दे दी जाती है। इस नौकरी के लालच में, पैसे के लालच में राइस बैक कन्वर्ट जिसको बोलते हैं, वो सारा कन्वर्शन एक्टिविटी ये टिमोथी इनिशिएटिव चला रहा था। मामला पकड़ा गया, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई, उनके सारे अकाउंट सीज हुए और FIR भी UAPA में दर्ज हुई। अब लोग कर लो बात, UAPA में जितने भी ये टिमोथी इनिशिएटिव वाले हैं वो अब जेल जाने वाले हैं। अभी हुई UAPA वाली जो है तारा अभी लगी कुछ ही दिन पहले। तो ये भारत ने ट्रंप अंकल को गिफ्ट दे दिया। और इन्हीं चीज़ों से तो वो बड़े नाराज़ है, कह रहे हैं कि भारत हमारी बात ही नहीं सुनता। भारत तुम्हारी बात नहीं सुनेगा ट्रंप अंकल, तुम्हारी बात बांग्लादेश सुन सकता है, तुम्हारी बात पाकिस्तान सुन सकता है, तुम्हारी बात जो है वो भारत नहीं सुनेगा। भारत एक थर्ड रेट पावर नहीं है। ठीक है, भारत सुपर पावर भी नहीं है आज की डेट में, लेकिन सुपर पावर बनने में क्या देर लगती है। ये तो जो आपने आर्टिफिशियल वैल्यू बढ़ा रखी है डॉलर की, उस वजह से आप नॉमिनल टर्म्स में सबसे बड़ी सुपर पावर बने हुए हो, वरना आप हो थोड़ी। आपकी नॉमिनल वैल्यू तो $35 ट्रिलियन है और वही आपकी PPP वैल्यू भी है। भारत की अर्थव्यवस्था की PPP वैल्यू $18 ट्रिलियन है, आपसे केवल आधी ही है। और $12,000 PPP टर्म्स में भारत की पर कैपिटा इनकम है, जो हाई मिडिल इनकम कैटेगरी में भारत को प्लेस करती है। तो आप कैसे सोचते हो कि भाई भारत को दबा लोगे? तो देखिए अब
मोदी और ट्रंप की मीटिंग में आगे क्या होता है उसका रीड आउट कैसे आता है, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट बात है कि अंकल ट्रंप जो है वो मोदी के साथ सहज नहीं दिख रहे हैं। उनको पता है कि ये बंदा दबने वाला नहीं है, इस बंदे से हम बकवास नहीं कर सकते, इस बंदे से हम लूज टॉक नहीं कर सकते। इसलिए वैश्विक स्टेज पर, G7 की स्टेज पर फ्रांस में मोदी ने भारत की पावर का पूरा मैसेज ट्रंप को और USA को दे दिया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।